एडिशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। एडिशन रिएक्शन में अपन ने 3 टाइप डिवाइड करे थे यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR और FAR की बात अपन कर चुके हैं। आज अपन एडिशन रिएक्शन का लास्ट टाइप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसे भी अपन खत्म कर देंगे। उसी के साथ हमारी जो एडिशन रिएक्शन है वो खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं कि अपन ने जब डिस्कस करा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 या रिएक्शन मैकेनिज्म, तब मैंने आपसे बात कही थी कि अपन सिर्फ 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे जिस पर अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घुमाने वाले हैं। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स इन रिएक्शन के अंदर कवर्ड हो जाएंगे यार। रिएक्शन के अलावा जो भी था वो GOC1 और आइसोमेरिज्म IUPAC में कवर्ड कर लिया है, और रिएक्शन जो भी सारी चीजें होंगी वो हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 या रिएक्शन मैकेनिज्म जिसे आप बोलते हो उसमें कवर्ड होने वाली है यार। ठीक है, मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का यार? फील आ रहा है कि भाई इस तरह से पढ़ेंगे, रिएक्शन को याद नहीं रखना पड़ेगा पहली बात तो। ठीक है, अगर रिएक्शन को याद करोगे तो भूलोगे, ठीक है, और रिएक्शन को रटना तो है ही नहीं ना, याद नहीं रखना है, याद हो जाएंगी वो अलग बात है भाई। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, उसकी कहानी को देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या कहानी है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर हैं तो वो NAR देंगे, ये 100% कंफर्म है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन की। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए एल्डिहाइड या कीटोन का, आपके दिमाग में सबसे पहले चलना चाहिए कि यार ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कि अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है तो 100% गारंटी है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने वाला है। जैसा आपने EAR में करा था कि अगर आपका कंपाउंड अल्कीन, अल्काइंस, अल्कीनाइंस या अल्काडाइंस होते हैं तो मतलब वहां पर आपको सोचना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अल्कीन या अल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? EAR होती है। उसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जब अपन ने एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाई किया था तो वहां पर अपन ने लिखा था कि NAR कौन कौन देता है? एल्डिहाइड, कीटोन और कुछ साइनाइड। ठीक है, साइनाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं है वो, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। साइनाइड आपका NAR में सिर्फ एक रिएक्शन देता है, ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें चल रही हैं। स्टार्ट करते हैं NAR, देखते हैं कि NAR का क्या मैकेनिज्म रहता है, किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, इन सब की बात करते हैं। नया स्टार्टिंग डालें मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। जैसे कि समझें आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, ठीक है, यहां पर अगर एक साइड H है एक साइड R है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों साइड R है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कीटोन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो NAR का मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप का होता है। पहली स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये आपकी स्टेप 1 होती है, स्लो होती है, RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब यहां पर इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखें, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन को अगर गौर से देखोगे यहां पर 3 वैलेंसी हैं, 3 सिग्मा है। अगर 3 सिग्मा है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है भाई। अब यहां पर जो प्लेनर है तो होता क्या है कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट होते हैं, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पर अटैक करता है। अब ये कार्बन प्लेनर है, मतलब यहां से भी फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर ये इस तरह से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर आपके पास इस तरह का फॉर्म होने वाला है। यहां पर देखोगे अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो यहां पर बनेगा कुछ इस तरह से, यहां NU, यहां पर O और यहां पर नेगेटिव, या ये भी बन सकता है, यहां पर NU, यहां पर ये और यहां पर O नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर जो सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये ध्यान रखें, ये आपका सेकंड स्टेप होगा। ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, प्लेनर था, तो बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, फ्रंट एज वेल एज बैक।
पहले स्टेप में तो हो गया। अब सेकंड स्टेप जो है वो आपके पास यहां पर आती है, ये जो नेगेटिव है उन पर ई पॉजिटिव अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म हो सकता है, एक प्रोडक्ट तो ये फॉर्म हो सकता है ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है, ये भी हो सकता है यहां पर ये, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। अब यहां पर ये रिएक्शन चलती है, दो स्टेप का मैकेनिज्म। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, स्लो होती है, आरडीएस होती है। सेकंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फास्टर रेट से ही अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, तो दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो आपके दो प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होते हैं यार। अब यहां पर कोई ये बोले कि भाई जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स NaR वो किस तरह से डिपेंड करेगी, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR, ठीक है। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NaR किस तरह से देखेंगे, मतलब कहां पर कौन सा कंपाउंड हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम होगा। अब यहां पर देखेंगे जो पहली स्टेप है वो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब अगर ये स्टेप आसानी से हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, उसकी यील्ड ज्यादा होगी। अगर ये पहली स्टेप कराने में आपको परेशानी आ रही है, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट की रेट आने वाली है, यील्ड आने वाली है, वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है, आपका प्रोडक्ट कम फॉर्म होने वाला है। अब ये पहली स्टेप को आपको इजी बनाना है, ठीक है। अब इजी कैसे बना सकते हैं उसकी बात करते हैं कि अगर ये पहली स्टेप इजी हो गई तो आपकी जो रिएक्टिविटी आने वाली है कंपाउंड की वो ज्यादा आ जाएगी, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा फॉर्म होगा। अब ये पहली स्टेप किस तरह से आसान बनाई जा सकती है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, भाई अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने आ रहा है तो ये जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब कमी, अगर इस पर कमी ज्यादा होगी तो ये आसानी से इस पर अटैक कर पाएगा। तो पहली बात आई कि ये जो कार्बन है भाई इस पर कमी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इस कार्बन पर जितनी कमी रहेगी उतनी आसानी से ये अटैक कर पाएगा, जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी रहेगी उतनी आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो पहली बात कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन वाला है, इन दोनों के बीच में चल रहा है रिपल्शन भाई। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि यहां पर रिपल्शन होना चाहिए मिनिमम, मतलब यहां पर जो स्टेरिक रिपल्शन लगना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस लगना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दो बातें इस स्टेप को इजी बना सकती हैं, आसान बना सकती हैं। क्या, एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कर दो तो ये आसानी से अटैक कर देगा, दूसरा स्टेरिक रिपल्शन कम कर दो तो आपका आसानी से अटैक कर देगा। अब स्टेरिक रिपल्शन कैसे कम किया जा सकता है या इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब यहां पर सोचो कि इस कार्बन से अगर जो ग्रुप लगाए जाएं वो माइनस वाले लगाए जाएं, माइनस इफेक्ट वाले लगाए जाएं, तो वो दो काम करेंगे कि इस कार्बन से एक तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे भाई, मतलब ये आसान हो जाएगी पहले स्टेप। और दूसरा, जैसे ही आप माइनस वाले इफेक्ट ग्रुप लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होने वाला है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स NaR वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी को माइनस वाले बढ़ाएंगे, प्लस वाले कम करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को माइनस वाले कम करेंगे, प्लस वाले बढ़ाएंगे। तो अपन यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच प्लस एम। ये आप लिख सकते हो, ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ रहा है भाई, ठीक है। जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स NaR वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेरिक हिंड्रेंस के। इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा कौन, माइनस आई और माइनस एम, कम कौन करेगा, प्लस आई प्लस एम प्लस एच। स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ाएगा कौन, प्लस आई प्लस एम प्लस एच, कम कौन करेगा, माइनस आई माइनस एम। तो याद रखेंगे कि माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि माइनस वाले इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर रहे हैं, प्लस वाले इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे, इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन लगेगा। तो याद
रखने वाली जो काम की बात आई है कि अगर हमें पहली स्टेप को इजी बनाना है तो हमारा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात तो कमी ज्यादा होनी चाहिए कि जिससे ये आसानी से अटैक कर जाए न्यूक्लियोफाइल यहां पर, और दूसरा कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है, वो कम लगना चाहिए, तब ये आसानी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आई है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या अपन इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपको हर कभी मिलेगा, अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके एल्डिहाइड्स रहते हैं, जो एल्डिहाइड्स रहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन टुवर्ड्स NAR। ऐसा क्यों कहा जाता है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन के कंपैरिजन में टुवर्ड्स NAR। जैसे कि मैं लेता हूं कि यहां पर मेरे पास दो, यहां पर एक एल्डिहाइड है सपोज ये, और यहां पर हमारे पास एक कीटोन है CH3, यहां C डबल बॉन्ड हो यहां पर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि भाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर बात करें तो जैसे कि आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, जैसे ये शिफ्ट हुआ यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। अब यहां पर देखो कि एल्डिहाइड में यहां पर CH3 का प्लस H लग रहा होगा, लेकिन यहां पर कीटोन में CH3 का भी प्लस H लग रहा है, CH3 का भी प्लस H लग रहा है। मतलब इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कहां पर है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है कमी, कि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी का कहां पर ज्यादा है। यहां पर देख रहे हो कि एक ही H डोनेट कर रहा है तो ये इसके चार्ज को कम करेगा भाई, और यहां पर 2H लग रहे हैं यहां पर दो ग्रुप के, तो यहां पर इस चार्ज को और कम कर देगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर बात करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो यहां पर एल्डिहाइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन। और दूसरा अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं, स्टेरिक हिंड्रेंस की, तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस वाले बढ़ाते हैं, माइनस वाले कम करेंगे। तो यहां पर सिर्फ एक ग्रुप है प्लस वाला, यहां पर दो ग्रुप हैं प्लस वाले, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर ज्यादा है? कीटोन में ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। तो देखो कि अगर रिएक्टिविटी निकालनी है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो किसकी है? एल्डिहाइड की। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, वो किसका है? एल्डिहाइड का। तो ये दोनों फैक्टर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को। अपोज किसका कर रहे हैं? कीटोन की रिएक्टिविटी को, क्योंकि कीटोन में एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो रिएक्टिविटी कम, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आएगा कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स NAR, बिकॉज क्योंकि एल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन टुवर्ड्स NAR। ये ध्यान रखेंगे भाई, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल रहा है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन के कंपैरिजन में टुवर्ड्स NAR। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो एलिफेटिक वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड से टुवर्ड्स NAR। उसका क्या रीजन है देखते हैं, और इन पर रिएक्टिविटी पर क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास बनता है, क्वेश्चन है एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स NAR। ऐसा क्यों होता है भाई कि एलिफेटिक जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड से टुवर्ड्स NAR? उसकी अपन यहां पर बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड लेता हूं, जैसे कि यहां पर देखेंगे R, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, ये एलिफेटिक है। और यहां पर अगर मैं एरोमेटिक लेता हूं तो एरोमेटिक बनेगा, यहां पर देखो, यहां पर मैंने ये फिनाइल रिंग ले लिए, यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका H, ये आपका एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक है, और ये आपका क्या है? एरोमेटिक है, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन दोनों में से अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करूं कि भाई कमी कहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की अगर बात करूं तो यहां पर देखोगे, यहां पर ये शिफ्ट होगा यहां नेगेटिव तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, यहां पर ये शिफ्ट होगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा।
अब यहां पर देखोगे तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा होगा, इस R का क्या लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा, लेकिन यहां पर ये जो पॉजिटिव होगा वो इस रिंग के साथ क्या जा रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा। यहां तो रेजोनेंस होगी, अगर रेजोनेंस होगी तो इसके चार्ज को बहुत कम कर देगा, यहां पर चार्ज रहेगा भाई, ये चार्ज को इतना कम करेगा, लेकिन रेजोनेंस से यहां तो चार्ज बहुत कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कहां पर है, कमी कहां पर ज्यादा है, एलिफैटिक में ज्यादा है। दूसरा, अगर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर ज्यादा है, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो इसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन अच्छा लगेगा। तो स्टेरिक रिपल्शन आपके एलिफैटिक में ज्यादा है। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं, आप जानते हो कि NAR की अगर रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो किसकी है, एलिफैटिक की है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो किसका है, एलिफैटिक का है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से जो आपके एलिफैटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड से टुवर्ड्स NAR। ये ध्यान रखेंगे यार, ये आपके काम की चीज आ रही है यार। नेक्स्ट देखते हैं यार कि हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है रिएक्टिविटी पर वो क्या आने वाला है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। कि NAR की रिएक्टिविटी में आपको इनको कंपाउंड्स को अरेंज करना है यार। देखते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। यहां पर आप देखोगे अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, इनकी रिएक्टिविटी को हमको देखना है। तो रिएक्टिविटी जब भी आएगी आपके दिमाग में चलना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाते कौन है, माइनस वाले, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कौन करता है, माइनस वाले। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखोगे तो इन चारों में रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है, तो यहां पर आप देखोगे तो इस CCl3 का क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। इसका H का 0, यहां H का 0 इफेक्ट, इस H का 0 इफेक्ट। इस CH3 का क्या लगेगा भाई, प्लस H मान सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड और यहां पर, ठीक है, सॉरी यहां पर H इफेक्ट नहीं लगेगा, यहां पे I इफेक्ट लगेगा, क्योंकि H इफेक्ट की कंडीशन क्या थी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन के, डबल बॉन्ड अकेले नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पर मतलब इसका क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, और यहां पर H का 0, यहां पर CH3 का, इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई प्लस आई। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना, या प्लस इफेक्ट होगा उतना रिएक्टिविटी कम आने वाली है, और जितना माइनस इफेक्ट होगा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा आने वाली है। यहां पर देखो माइनस इफेक्ट है, यहां पर 0 इफेक्ट है, यहां पर थोड़ा प्लस है और यहां पर बहुत ज्यादा प्लस है। तो रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर हमारे ये आने वाला है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी आपको कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है। यहां पर देखोगे H का क्या 0 इफेक्ट, यहां पर 0 इफेक्ट, CH3 प्लस आई, यहां पर CH3 प्लस आई, यहां पर PH ये रेजोनेंस में जाएगा, और यहां पर आपका जो CH3 है वो क्या करेगा, प्लस आई डोनेट करेगा। यहां पर आपका रेजोनेंस और यहां पर भी आपका रेजोनेंस लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो पता चलेगा कि भाई रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज क्या होता है, चार्ज कम होता है भाई, और यहां पे चार्ज बहुत कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम होने वाली है। तो यहां पर सबसे चौथे नंबर पर तो ये, तीसरे नंबर पर ये आएंगे, क्योंकि रेजोनेंस तो यहां पर भी हो रहा है, और रेजोनेंस होगा तो चार्ज तो कम होगा। और यहां पर आपका प्लस आई है, प्लस आई, और यहां पर 0 है, तो दूसरे नंबर पर ये होंगे और पहले नंबर पर ये होंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि यहां पर जो रिंग है उनका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा तो रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर देखें, यहां पर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिवन है, उनकी रिएक्टिविटी आपको कंपेयर करनी है। तो यहां पर NO2 गिवन है, और NO2 का यहां पर क्या लगेगा, माइनस M इफेक्ट देखने को मिलेगा। Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई, CH3 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो आप इसे मान सकते हो कि इसका प्लस H लगेगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहां पर OCH3 का प्लस M लगेगा। ठीक है, तो M जितना भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगी, नेगेटिव इफेक्ट होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहने वाला है, बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी से रिलेटेड और मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहां पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही हैं कि ऐसी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो NAR रिएक्शन को, NAR मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन जो NAR मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। करते हैं यार अपन केमिकल रिएक्शन जो NAR मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो है एडिशन ऑफ HCN।
या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन जिसे आप बोल सकते हो। कि अब देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होती है यार। ठीक है, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेंशन लेके बैठोगे आधी चीजें दिमाग में जाएंगी, आधी नहीं जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं है। एकदम रिलैक्स होके चिल होकर एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, तब फील आएगा भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम माथे पर बोझ लगकर एकदम पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ा फिर। ठीक है, पढ़ना जो है वो एक शाश्वत कार्यक्रम है। ठीक है, शाश्वत कार्यक्रम मतलब जो इन्फिनाइट टाइम के लिए चलता है भाई। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप कुछ भी काम कर लो उसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर आपको ग्रोथ करनी है, आपको एनहांस करना है आपके परफॉर्मेंस को, तो आपको पढ़ना रेगुलरली पड़ेगा यार। तो पढ़ना जो है वो एक शाश्वत कार्यक्रम है, इन्फिनाइट टाइम के लिए चलने वाला है। ठीक है, तो एकदम माथे पर बोझ रखकर ना पढ़ें, आराम से चिल होकर पढ़ें। आपका रिजल्ट जो है वो इस पढ़ाई से ही आने वाला है, तो इस पढ़ाई को आराम से खुश होकर करें ना यार। ठीक है, माथे पे बोझ रखकर पढ़ोगे, आधा दिमाग में जाएगा, आधा नहीं जाएगा, फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो पढ़ो अच्छा यार। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ HCN या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन किस तरह से चलती है, जैसे कि समझें कि आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये यहां पर समझें ये। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, इस पे आप HCN का एडिशन कराओगे। ठीक है, HCN का एडिशन कराओगे। अब HCN भाई किस तरह से टूटता है, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ये टूटता है। तो यहां पर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। नेगेटिव पर आपका कौन अटैक करेगा, H, और कार्बन पर कौन अटैक करेगा, CN। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहां पर ये कार्बन, यहां पर जो OH है O पर है उस पर H अटैक करेगा, और यहां पर जो कार्बन है उस पर CN अटैक करेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना उसे आप बोलते हो साइनोहाइड्रिन। इसे आप क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ HCN, उसे आप कैटेलाइज कर सकते हो। कैटेलाइज करने का मतलब उसकी रेट को आप बढ़ा सकते हो। किस किस तरीके से बढ़ा सकते हो, आप एसिड को यूज कर बढ़ा सकते हो, बेस को यूज कर बढ़ा सकते हो। किस तरह से, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपन यहां पे लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज्ड बाय सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक बेस का यूज कर किस तरह से, जैसे कि समझें कि अगर आपके पास कोई बेस है, जैसे HCN है, ये HCN अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस क्या करेगा यार, इस H को लेके निकलेगा। ठीक है, और H को लेके निकलेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, साइनाइड और आपका वाटर। और अगर ये आपका साइनाइड ज्यादा बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में आपका न्यूक्लियोफाइल होगा तो ज्यादा अटैक के चांस रहेंगे, और ज्यादा अटैक करेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो बेस कैटेलाइज भी आप इसे कर सकते हो, आप इसे एसिड कैटेलाइज भी कर सकते हो। किस तरह से, आप इसे एसिड से कैसे कैटेलाइज करोगे उसकी बात मैं करता हूं। एसिडिक मीडियम में आप किस तरह से कैटेलाइज करोगे। अब जैसे कि समझें कि आपके पास ये कार्बोनाइल है, ठीक है। अब अगर यहां पर अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं तो एसिडिक मीडियम में होगा क्या कि यहां पर देखोगे आप तो यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, और इन पर ये अटैक कर देगा। और इस पर जब अटैक करेगा तो आपका क्या बनाएगा, आपका बनाएगा ये OH और इस कार्बन पर पॉजिटिव। तो बेसिकली जैसे ही एसिडिक मीडियम आएगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसिडिक होगा तो उसे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, वो तो अटैक करेगा यार यहां पर, और अटैक करेगा तो यहां पर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई मतलब आपकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि ये जो बेस है आपका, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे और आपका प्रोडक्ट बनाए। तो इस रिएक्शन को आप कैटेलाइज कर सकते हो बेस और एसिडिक मीडियम में, दोनों में इसे कैटेलाइज कर सकते हो, ये ध्यान रखेंगे भाई। अब यहां पर इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। आपने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको यह समझ आएगा। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आपके पास दो कार्बन का एक एल्डिहाइड है, उस पर आप HCN का अटैक करवा रहे हो। आपसे बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें 20% D होगा, 20% L होगा। D और L का मतलब डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी, ये ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन है 80% D और 20% L। थर्ड ऑप्शन है 50% D 50% L, और फोर्थ ऑप्शन है 100% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने वाला है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझे। यहां पर मैं CH3 और H को हटाकर कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ये ध्यान रखें। CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं,
आपको थोड़ा सा समझ आएगा। जैसे मैंने मैकेनिज्म में बताया था वैसे मैं आपको अटैक करवाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो दो बन सकते हैं, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, देखिएगा CH3, यहां पर C, यहां पर O, यहां पर H आएगा और यहां पर आपका सपोज बैक साइड से अटैक हुआ तो यहां पर CN और यहां पर आपका H। और दूसरा क्या बन सकता है, अगर फ्रंट साइड से अटैक है CH3, यहां C, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर आपका CN, ये बन सकता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये जो कार्बन है आपका वो कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, क्योंकि इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है, एक CH3, एक CN है, एक OH और एक H है। ये कार्बन भी आपका कायरल सेंटर है, इसकी 4 डिफरेंट वैलेंसी है। अगर एक कायरल सेंटर है तो 100% गारंटी होती है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब वो पीपीएल को या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, ये 100% गारंटी है। अब यहां पर देख रहे हो कि अगर ये कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये कौन सा होगा, लीवो रोटेटरी होगा, या अगर ये लीवो रोटेटरी होगा तो ये क्या होने वाला है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने वाला है। मतलब यहां पर आपके पास आधा प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और आधा प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। मतलब यहां पर आपको रैस्मिक मिक्सचर मिलने वाला है, यहां पर आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, रैस्मिक मिक्सचर मिलने वाला है। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 50% डी और 50% एल होने वाला है। यहां पर आपको रैस्मिक मिक्सचर मिलने वाला है, ये ध्यान रखें, ये आपका रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। अगर याद आ रहा हो आपको, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद आ रहा हो तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूं एनएआर से 100% क्वेश्चन आता है भाई, नीट में गारंटी होती है। नीट वालों सुन लो इस बात को कि एनएआर से 100% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन बने, और अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा होते हैं, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ गया तो किसी को हैरत नहीं होगी कि भाई ऐसा क्यों आ गया, चांसेस हैं आने के भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स साइनोहाइड्रिन एज रैस्मिक मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो साइनोहाइड्रिन का रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। अब साइनोहाइड्रिन का रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करना है तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि कायरल सेंटर जरूर होना चाहिए। अगर आपके कंपाउंड में कायरल सेंटर है तभी वो रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म कर पाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे CH3 CH3 तो ये तो नहीं कर सकता। यहां पर आप देखेंगे CH3 CH2 CH3 CH2 दो सेम वैलेंसी है, मतलब कायरल सेंटर नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर H आएगा, यहां पर CN आएगा, तब भी कायरल सेंटर नहीं है। यहां पर देखोगे PH PH तो कायरल सेंटर नहीं है। यहां पर देखोगे एक PH और एक H, मतलब ये दे सकता है क्योंकि यहां पर H आएगा, यहां पर CN आएगा और दूसरे में अपोजिट साइड आ जाएगा, तो एक 50% D 50% L, मतलब रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, कहीं पर नोट कर लिख लें भाई कि जितने भी एल्डिहाइड हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड और आपका ग्लूकोज भी, ठीक है, और जो आपके कीटोन्स हैं जिनकी वैलेंसीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, साइनोहाइड्रिन HCN के साथ साइनोहाइड्रिन का रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितने भी एल्डिहाइड हैं एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मल एल्डिहाइड जब बनेगा तो फॉर्मल एल्डिहाइड बनेगा ये, ठीक है, ये फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड में आप देखोगे तो आपके पास वैलेंसी सेम आ गई, वैलेंसी सेम आ गई, मतलब यहां पर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये रैस्मिक मिक्सचर कभी नहीं देगा। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जितने भी एल्डिहाइड हैं एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन्स जिनकी वैलेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है, वो HCN के साथ साइनोहाइड्रिन का रैस्मिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं और आपका ग्लूकोज भी फॉर्म करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नोट डालकर कहीं इस पॉइंट को लिख लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हुई हमारे पास एडिशन ऑफ HCN या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। दूसरी अपन रिएक्शन पढ़ते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, कि सोडियम बाइसल्फाइड का जो एडिशन होता है वो किस तरह से होता है। जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, कि सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन। अब देखते हैं कि भाई सोडियम बाइसल्फाइड का जो एडिशन है वो किस तरह से होता है। ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, चलिए देखते हैं भाई। जैसे कि समझें कि आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, अब यहां पर आप किसका अटैक करवा रहे हो, NaHSO3 का। अब NaHSO3 का जब अटैक कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर आपके पास आता है OH और यहां पे आपके पास आता है SO3Na, ठीक है, तो इस तरह का आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो व्हाइट क्रिस्टल रहता है, ये ध्यान रखेंगे।
ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या बनता है, व्हाइट क्रिस्टल बनता है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप कोई बुक सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो व्हाइट क्रिस्टल के नाम से कई सारे क्वेश्चन वहां पर मिलते हैं भाई। अब यहां पर देखें कि यहां पर रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड किस तरह से होती है, कि जैसे कि ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर आपका जो NaHSO3 है, NaHSO3 जो है वो किस तरह से ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव में। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर आपका Na पॉजिटिव अटैक करेगा और पॉजिटिव पर आपका HSO3 नेगेटिव अटैक करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, देखोगे तो यहां पर C, यहां पर ऑक्सीजन पर कौन Na, और यहां पर आपका क्या SO3 और यहां पर H। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो होता क्या है अब यहां पर कि यहां पर जो H पॉजिटिव है ये वाला, इसका ट्रांसफर होता है, H पॉजिटिव का यहां पर ट्रांसफर होता है, और H पॉजिटिव का जब ट्रांसफर होगा तो आपके पास बनेगा OH और यहां पर आएगा आपके पास SO3Na। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि H पॉजिटिव का यहां पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर ऐसे ही प्रोडक्ट बना देंगे तो ये बनेगा, ये नहीं बनता है, व्हाइट क्रिस्टल बनता है। तो यहां पर H पॉजिटिव बटेगा, यहां पर आएगा Na, इसकी जगह पर लेगा तो यहां पर बनेगा SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस तरह का एक व्हाइट क्रिस्टल यहां पर फॉर्म होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो NaHSO3 है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यहां पर आपका क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, और रिपल्शन के कारण ही यहां पर जितने भी एल्डिहाइड हैं वो तो ये रिएक्शन दे देते हैं क्योंकि वहां पर स्टेरिक रिपल्शन कम लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है। लेकिन कीटोन की बारी आती है तो ऐसा देखा जाता है कि जो आपके मिथाइल कीटोन होते हैं, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, वो ये रिएक्शन को दे सकते हैं। बाकी और भी जितने कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन नहीं देते हैं भाई, और मिथाइल कीटोन के अलावा जो भी कीटोन होने वाले हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देने वाले हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाएगा यार कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो ये रिएक्शन को देते हैं, लेकिन ग्लूकोज ये रिएक्शन को नहीं देता है। ग्लूकोज में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, और जितने भी एलिफेटिक मिथाइल कीटोन हैं वो ये रिएक्शन को देते हैं क्योंकि इनके अलावा क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन प्रेजेंट हो जाता है, तो वहां पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं वो ये रिएक्शन को देंगे, ग्लूकोज नहीं देगा, और जितने भी एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है वो इस रिएक्शन को देंगे। जैसे कि इस पॉइंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स व्हाइट क्रिस्टल विद सोडियम बाइसल्फाइड, कि इनमें से कौन सा व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म करेगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो यहां पर देखेंगे ये आपके पास मिथाइल कीटोन है, ये आपका क्या है, मिथाइल कीटोन है। अगर मिथाइल कीटोन है मतलब ये कंपाउंड बनाएगा, और ये बनाएगा मतलब ये दे सकता है। और यहां पर देखोगे तो ये आपके पास क्या है, कीटोन है, और ये आपका इथाइल कीटोन है, ये आपका क्या है, इथाइल कीटोन है यार, और इथाइल कीटोन है मतलब ये रिएक्शन को नहीं देगा, ये ध्यान रखें। और यहां पर आप देखें ये कीटोन है लेकिन ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक है तो नहीं देगा भाई, ये तो एरोमेटिक है। और यहां पर देखोगे यहां भी एरोमेटिक है, और एरोमेटिक तो नहीं देंगे क्योंकि एरोमेटिक में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं देंगे भाई, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। तो आपके पास मिथाइल कीटोन अकेला बचा। और यहां पर अगर एल्डिहाइड का ऑप्शन होता तो एल्डिहाइड भी यहां पे जाता, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो तो इस रिएक्शन को देते हैं एक्सेप्ट ग्लूकोज, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इस पॉइंट को आप लिख लें कहीं, क्योंकि यहां जो भी पॉइंट बताऊंगा मैंने यार में वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको चीजें बता रहा हूं यार। ठीक है, मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा लेवल का पढ़ाया जा रहा है। जितने भी आईआईटी के पुराने क्वेश्चन हैं, नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या पहले जो बीएचयू में आते थे उनसे आप आजकल नीट में क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से कुछ कंटेंट को लिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल बहुत सही कंटेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल कोटा जैसा कंटेंट आ रहा है। कोटा में जो पढ़ाया जाता है और कोटा में जो भी नहीं पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कोटा का जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं देना है आपको, बस आके आपका पढ़ना है और आपका सिलेक्शन लेके जाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, सेकंड रिएक्शन आती है हमारे पास, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। थर्ड रिएक्शन देखते हैं अपन यार। थर्ड रिएक्शन हमारे पास आती है एडिशन ऑफ वाटर, कि वाटर का एडिशन किस तरह से होता है। चलिए थर्ड रिएक्शन जो यार हमारे पास आ रही है वो है एडिशन ऑफ वाटर, कि वाटर का एडिशन किस तरह से होता है एल्डिहाइड या कीटोन में, उनकी अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखें कि समझें कि आपके पास इस तरह का एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है,
अगर आप इस पर वाटर का अटैक करवाते हो, H2O का अटैक करवाते हो, तो यहां पर ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी। आप जानते हो कि वाटर से आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलने वाला है। यहां पर ये शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव पर H अटैक करेगा और पॉजिटिव पर OH अटैक करेगा। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहां पर ऑक्सीजन पर H अटैक करा और इस कार्बन पर OH अटैक करा। अब आप जानते हो कि एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल हैं मतलब यहां पर क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, और वाटर का लॉस होगा तो ये रिएक्शन जो है वो दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी भाई। मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर की है भाई। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, reversible in nature because 2 OH present at same carbon, सेम कार्बन पर प्रेजेंट है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। लेकिन कई सारे ऐसे कंपाउंड्स देखे गए जिन पर एक कार्बन पर, सेम कार्बन पर 2 OH स्टेबल होते हैं, जिन्हें अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जिन पर 2 OH सेम कार्बन पर स्टेबल होते हैं, जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। But in some carbonyl compound, 2 OH at same carbon is stable, that can be explained by intramolecular hydrogen bonding। अब ये किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड होता है क्लोरल। ठीक है, क्लोरल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, क्लोरल का स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर है क्लोरल का। ठीक है, क्लोरल पर जब आप वाटर का एडिशन कराओगे ना तो यहां पर होगा क्या, यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या होगा कि ये शिफ्ट होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर H अटैक करेगा, कार्बन पर OH अटैक करेगा। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर देखोगे ये Cl, ये आपका Cl और ये आपका Cl, यहां पर आपका ये OH, यहां H, और यहां पर आप देखोगे यहां आपका OH। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपके पास ये जो OH है, ये जो हाइड्रोजन है OH वाला, यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाएगी। यहां पर H और ये Cl, ये H और ये Cl में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एक कार्बन पर 2 OH क्या हो गए, स्टेबल हो गए भाई। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की नहीं है, ये इरिवर्सिबल नेचर की है। डायरेक्ट फॉरवर्ड ही जाएगी, बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हैं और इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका क्लोरल है और ये आपका जो प्रोडक्ट बना है वो है क्लोरल हाइड्रेट। इसे आप क्या बोलते हो, क्लोरल हाइड्रेट बोलते हो यार, ये आपका क्लोरल हाइड्रेट है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखे जा सकते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल देखा जाता है नेन हाइड्रेन का। यार नेन हाइड्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो नेन हाइड्रेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये आपका नेन हाइड्रेन है। और नेन हाइड्रेन पर जब आप वाटर का अटैक कराओगे तो होता क्या है कि ये यहां पर अटैक करता है, इस कार्बन इस C डबल बॉन्ड O पर, यहां पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यार देखोगे आप, ये बनेगा। और आप यहां पर देखोगे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। यहां पर क्लोरल या नेन हाइड्रेन की बात करें तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड है जिन पर एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल हैं, जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि भाई जनरली तो ऐसा माना जाता है कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हमारे पास
कुछ ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड भी हैं जिन पर एक कार्बन पर 2H स्टेबल होते हैं और जिन्हें आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएगी भाई रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है, एडिशन ऑफ वाटर। अभी तक अपन 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, थर्ड एडिशन ऑफ वाटर। इनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डायरेक्ट जो मैकेनिज्म पढ़ा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं और अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा अपन ने कुछ नहीं करा है यार। जो अपन ने शुरू में मैकेनिज्म पढ़ा था NAR का, वही अप्लाई करते जा रहे हैं और रिएक्शन बदलते जा रहे हैं, नाम चेंज होता जा रहा है, कर तो वही रहे हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल का टेक, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का टेक, और प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो फोर्थ रिएक्शन है वो हमारे पास आती है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एडिशन किस तरह से होता है, चलिए फोर्थ रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल का एडिशन किस तरह से होता है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास सपोज कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पर आप अगर अल्कोहल का एडिशन करवाते हो, ROH का एडिशन करवाते हो, तो यहां पर ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी उसकी बात करते हैं। तो अल्कोहल आपका ब्रेक होता है RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव पर आपका OR नेगेटिव अटैक करेगा और यहां पर H अटैक करेगा, H पॉजिटिव। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये बनेगा भाई। यहां पर आप देखोगे O पर आपका क्या जाएगा H और यहां पर आपका क्या होगा OR। ठीक है, तो ये अगर यहां पर आप एल्डिहाइड लेते हैं, अगर यहां पर ये आपका एल्डिहाइड है, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे आप बोलते हो क्या, हेमी एसीटल। इसे आप क्या बोलते हो, हेमी एसीटल। अगर आपने यहां पर कीटोन लिया है तो ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे आप क्या बोलोगे, हेमी कीटल। ठीक है, हेमी कीटल बोलते हो यार। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है यार, बेसिकली रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो यहां पर क्या होता है, OH और OR के बीच में रिपल्शन लगता है, यहां पर क्या होता है, ROH का दोबारा से लॉस होता है और ये रिएक्शन दोबारा से कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहां पर अगर आपके पास हेमी एसिटल बना है, इस पर आप दोबारा से अगर अल्कोहल का अटैक करवाते हो, ROH का अटैक करवाते हो, तो होता क्या है, यहां से ये ब्रेक होगा RO नेगेटिव H पॉजिटिव में, और यहां से ये जो OH है और ये H है ये निकलता है वाटर के फॉर्म में और RO नेगेटिव इस पर अटैक करता है। जब ये इस पर अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होता है, यहां पर आपका OR और यहां पर आपका OR। यहां पर अगर एल्डिहाइड लिया है तो ये जो प्रोडक्ट है वो उसे कहलाओगे आप एसीटल, और यहां पर अगर कीटोन लिया है तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, कीटल। ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या फॉर्म हुआ है आपके पास, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल और कीटल। एसिटल और कीटल मतलब 2 OR, ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर ये आपका एल्डिहाइड और 2 OR प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड लिया है तो एसिटल और कीटोन लिया है तो कीटल। अगर एक OR प्रेजेंट है तो हेमी एसिटल, हेमी कीटल आपका होने वाला है। तो इस तरह से आप रिएक्शन करवा सकते हो अल्कोहल की और आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन कौन सा होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपके पास हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल। ये ध्यान रखना है। ये आपके पास फोर्थ रिएक्शन आती है। फिफ्थ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन आ रही है उसमें से हमें क्या सीखना है। फिफ्थ रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपको कई जगह काम आएगी भाई। फिफ्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ठीक है, टिल्टन्स रिएजेंट क्या होता है, NOCl। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को आप क्या बोलते हो, बेयर्स रिएजेंट। और आपका जो RMgX है वो क्या है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपके पास अभी तक 3 रिएजेंट आ चुके हैं, उसे आप दिमाग में रखेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किस तरह से होता है। इसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समझें कि आपके पास इस तरह का एक फॉर्मल एल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मल एल्डिहाइड में आप अगर यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हो CH3MgBr के साथ, CH3MgBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में कराते हो, तो यहां पर क्या रिएक्शन होने वाली है अपन देखते हैं यार। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे आपका ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है, इस पर जैसे ही आप अटैक करवाओगे किसका, CH3MgBr का, तो अब ये जो CH3MgBr है वो किस तरह से टूटता है ये आपको देखना पड़ेगा। ये टूटेगा आपका CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। तो होगा क्या कि ये यहां पर शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर पॉजिटिव,
पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव पर पॉजिटिव अटैक करेगा। तो आपका यहाँ पर इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर O, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ कार्बन पर अटैक करेगा CH3 और यहाँ पर अटैक करेगा क्या, MgBr। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में आपका यहाँ पर वाटर अटैक करता है। अब जो वाटर अटैक करता है वो क्या होता है, यहां से ये जो MgBr है, MgBr को आप अगर बॉन्ड के फॉर्म में समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपका Mg और ये Br यहां पे कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि जो MgBr है वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड देखोगे एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये जो MgBr है वो पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के निकलता है। तो वाटर के पास है आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो होता क्या है कि ये H पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये यहां पर अटैक करता है, और MgBr पॉजिटिव है तो उस पर OH नेगेटिव अटैक करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा, देखोगे यहां पर C, यहां पर ये, यहां पर OH, यहां पर CH3 और यहां पर आपका H प्लस आपका निकलेगा MgOHBr, ये बाहर निकल गया भाई। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया भाई। ठीक है, तो आपको अगर कभी एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छा है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हो। और भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपसे कोई कहे कि आपके पास इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहां पर H, इस पर आप अटैक करवाओ किसका, CH3 MgBr का दोबारा से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आप अटैक करवा रहे हो तो होने क्या वाला है, यहां पर देखोगे CH3 MgBr टूटेगा, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव में, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव का अटैक, पॉजिटिव का नेगेटिव पर अटैक। तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा पहला कंपाउंड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर O, यहाँ पर आपका H, कार्बन पर कौन अटैक करेगा, CH3, और O पर कौन अटैक करेगा, MgBr। फिर आपके पास वाटर है, वाटर जैसे ही अटैक कराओगे आपका जो MgBr है वो निकलेगा, वाटर का H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा और OH नेगेटिव MgBr के साथ मिलकर क्या बनाएगा, आपके पास बनने वाला है ये, और साथ में बनने वाला है MgOHBr। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल बना है वो 2 डिग्री बना है, क्योंकि जिस कार्बन से आपका OH कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बना है। ठीक है, अब यहां पर अगर समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 कीटोन लिया आपकी बात, और यहां पर अगर आप रिएक्ट करवाते हो C2H5 MgBr, ठीक है, हमेशा CH3 थोड़ी देगा, कभी C2H5 भी दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर करना वही है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये ध्यान रखें। यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव अटैक करेगा, ये नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव अटैक करेगा। तो आपका पहला इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ पर OMgBr, यहाँ पर आपका C2H5, यहाँ पर आपका CH3। फिर आप जैसे ही वाटर का अटैक करवाओगे आपका MgBr OH निकलेगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, आपका MgOHBr बाहर। तो ये जो अल्कोहल बना है वो क्या बना है भाई, ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एडिशन होता है वो किस तरह से चलता है यार। और एल्डिहाइड और कीटोन से आप क्या फॉर्म कर सकते हो, अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो। ये आपके पास 5th रिएक्शन है। 6th, हमारे पास टोटल 7 रिएक्शन है, ये ध्यान रखें NaR में। 6th रिएक्शन जो आ रही है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो रहते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होता है उनकी अपन बात करने वाले हैं। हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है 6 नंबर की वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। जब अपन ने NaR शुरुआत करी थी तो अपन ने ये बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की NaR, लेकिन जब अपन ने एडिशन रिएक्शन लिखा था तो वहां पर साइनाइड की भी थोड़ी बात करी थी कि NaR साइनाइड भी देते हैं। तो यहां पर हमारे पास साइनाइड की सिर्फ एक रिएक्शन आती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड जो NaR को फॉलो करती है यार। यहां पर आपके पास किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, यहां पर अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो आपके पास पता चलेगा कि समझें कि आपके पास कुछ इस तरह का साइनाइड है, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस तरह का साइनाइड है।
आप यहां पर जो हाइड्रोलाइसिस है साइनाइड का वो एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हो और बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में यहां पर आप करवाते हैं, तो ये जो हाइड्रोलाइसिस उसे आप क्या बोलोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसे क्या बोलोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या इसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें, इसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है, राइट। और यहां पर आप इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं, यहां पर आप इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं, ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, और इसे इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब ये तीनों बॉन्ड टूटते हैं यार, और यहां पर आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर सिंगल की बात करें, अपन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहां पे जैसे जैसे टूटेगा, यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो आपका क्या होता जाएगा, नाइट्रोजन पर आपका H पॉजिटिव अटैक करता जाएगा और यहां पर जो कार्बन है उस पर वाटर का OH नेगेटिव अटैक करता जाएगा। जैसे जैसे 3 बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन पर क्या आएंगे, 3 OH आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये कार्बन, इस पर एक OH ये, एक OH ये और एक OH ये, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पे आप वाटर का लॉस कराओगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RC+OH, मतलब आपका एसिड फॉर्म होगा। कि जब आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिड फॉर्म होगा, साथ में ये NH जो आपका NH3 है वो बाहर निकल जाएगा अमोनिया गैस के फॉर्म में, ठीक है। वो मेन प्रोडक्ट भी नहीं, उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूं। अब अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, यहां पर सिर्फ एक बॉन्ड टूटता है। अगर एक बॉन्ड टूटेगा अकेला तो यहां पर एक OH आएगा और यहां पर एक H आएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा R, यहां पर OH और यहां पर आपका डबल बॉन्ड, यहां पर NH। और आप जानते हो कि यहां पर आपका टोटोमेरिज्म हो सकता है। अगर टोटोमेरिज्म हो सकता है तो ये H उठेगा, यहां पर ये H उठेगा, यहां पर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बना है वो अमाइड बना है। तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस से आपका अमाइड बन रहा है और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से आपका एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो एसिड है उसे आप अमाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बड़ा आसान भी है भाई। अगर आपको कभी एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करना है, कुछ मत करो, NH3 के साथ हीट कर देना, ये OH निकलेगा, उसकी जगह पर NH2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और आपका अमाइड फॉर्म हो जाएगा। ये बेसिकली NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे जाके पढ़ेंगे यार, इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास समझ आया कि अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड बनेगा, और अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपका अमाइड फॉर्म होने वाला है। यहां पर टोटोमेरिज्म हुआ है, यहां पर ये H उठकर यहां पे आया है, पाई बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करा है, तो माइग्रेशन हुआ है पाई बॉन्ड का ड्यू टू H+ के मूवमेंट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, टोटोमेरिज्म हुआ है, ठीक है, ये आपका अमाइड। और ये सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कंडीशन स्पेसिफाई ना हो, एसिडिक नहीं कहे, बेसिक नहीं कहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है यार, उस केस में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है जब आपको कंडीशन मेंशन ना हो कि एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, क्या करवाएं कि कंप्लीट करवाओ भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि समझें कि ये आपके पास साइनाइड है, यहां पर आप देख रहे हो कि अगर इसका आप अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिड। यहां पे बनेगा CH3, यहां C+O, यहां पर OH, और आपका NH3 बाहर निकल जाएगा, इसकी कोई टेंशन ही नहीं भाई, ठीक है। बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, यहां पर CH3, यहां C+O, यहां पर आपका NH2। और अगर यहां पर कुछ नहीं कहा गया तब भी आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, एसिड। नेक्स्ट देखें, यहां पर आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराना है, और आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इन तीनों बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो यहां पर देखोगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा भाई HH, और यहां पर आपके पास आ जाएगा क्या, OH, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बेसिकली क्या बनेगा, यहां पर आप देखोगे तो आपके पास यहां पर पहले बात तो बनेगा ये CH3 NH2,
ठीक है, ये 3 बॉन्ड को तोड़ोगे तो 3 OH यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जब कार्बन पर 3 OH होंगे तो उसमें क्या बनेगा आपका, ये देखोगे यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। तो आप जानते हो कि वाटर का लॉस होगा और वाटर का लॉस होगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर H होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर OH बनेगा। तो बेसिकली एक फॉर्मिक एसिड आपके पास तैयार होगा, साथ में आपका अमाइन फॉर्म होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा आइसोसाइनाइड का। तो आपका ध्यान रखें अमाइन और एसिड फॉर्म होने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे यार। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर साइनाइड है, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टेक करवा रहे हो वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन होने वाली है उसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, वो किस तरह से टूटेगा, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव का टेक, पॉजिटिव पर नेगेटिव का टेक। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा पहला वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर पॉजिटिव आया तो यहाँ पर आपका CH3 अटैक करेगा और यहाँ पर आपका कौन करेगा, MgBr अटैक करेगा। ठीक है, अब अगर वाटर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब यहाँ पर वाटर बॉन्ड तोड़ेगा। अब वाटर बॉन्ड तोड़ेगा तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2H यहाँ पर, 2 यहाँ पर तोड़े हैं तो 2OH यहाँ पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका जो CH3 है ये आपका C, यहाँ CH3, एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, एक कार्बन पर 2H अनस्टेबल हैं, वाटर का लॉस होगा और आपका बनेगा CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O। तो ये आपका एक कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे यार। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, PHCN साइनाइड है, CH3 MgBr का टेक करवाना है वाटर के प्रेजेंस में, तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ब्रेक होगा, CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव में, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपके पास जो पहला कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, PH, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका क्या टेक करेगा, MgBr। अब वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाओगे इसकी तो होने क्या वाला है, वाटर इन बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा, तो इन बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, एक कार्बन पर 2H अनस्टेबल होंगे, वाटर का लॉस होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PH, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, वाटर का लॉस होगा और वाटर का लॉस जैसे ही होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PH, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस तरह का आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो रहा है। तो ये बात हुई आपके पास 6th रिएक्शन की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड और आइसोसाइनाइड, कि जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिड बनेगा और इनकम्प्लीट होगा तो अमाइड बनेगा, जब कुछ नहीं कहा जाए तो कंप्लीट कराना है। और आइसोसाइनाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपका अमाइन फॉर्म होता है और एसिड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखेंगे यार। वाटर जो है बॉन्ड तोड़ेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां पर OH अटैक करेगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पर H अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाते जाना है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास 6 रिएक्शन है। 7th और लास्ट रिएक्शन जो NAR में हमारे पास आती है वो आती है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो चलिए देखते हैं कि जो 7th रिएक्शन है उसमें हमें क्या क्या जो रिएक्शन आ रही है यार हमारे पास, वो लास्ट रिएक्शन है NAR की, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशन रिएक्शन है, NAR मैकेनिज्म को फॉलो करती है। किस तरह से एडिशन होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि समझें कि आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, इस पर आप अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि NH2Z लिखा हुआ है, अगर Z की जगह H लिख देंगे वो क्या हो जाएगा आपका अमोनिया, और Z को हटा के अगर अलग अलग आप स्पीसीज लगाते हो तो वो उसके डेरिवेटिव बनते जाएंगे। तो यहां पर बेसिकली इस तरह की रिएक्शन होती है। होता क्या है, अगर मैं पूरी रिएक्शन को अगर समराइज करूं तो यहां से आपका वाटर का लॉस होगा, ठीक है, और वाटर का लॉस होगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ N और ये आपका Z, ठीक है। और यहां पर ये जो रिएक्शन है उसका जो pH रखा जाता है वो रखा जाता है 3 से 5 के बीच में, ठीक है। एसिडिक pH रखा जाता है, उस पर ये रिएक्शन होती है। कि सर ये तो समझ आया, ये तो ट्रिक है कि यहां से H2 यहां से O निकालो, वाटर का लॉस कराओ और प्रोडक्ट बना दो। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लो यार, मैकेनिज्म भी सरल है, कोई इतना बड़ा टफ नहीं है। मैकेनिज्म की बात करते हैं थोड़ा सा। मैकेनिज्म देखो,
ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका NH2Z। ठीक है, होता क्या है यहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है H पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल बनता है आपके पास NHZ, ये नेगेटिव। ठीक है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पर पॉजिटिव का टिक, पॉजिटिव पर नेगेटिव का टिक, तो होने क्या वाला है, यहां पर बनेगा, यहां पर आपके पास देखोगे ऑक्सीजन पर आपके पास क्या जाएगा H और यहां पर कार्बन पर क्या जाएगा NHZ। अब होता क्या है कि यहां पर ये OH और ये H वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस होगा तो यहां पर आपका जो रिएक्शन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है, डबल बॉन्ड यहां N और ये आपका Z, जो आपका प्रोडक्ट था वो यही बन रहा है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि यहां से वाटर का लॉस कराना है और आपका प्रोडक्ट बनाना है यार। ठीक है, जैसे कि यहां पर जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को खोलोगे तो आपको NAR का एक टेबल मिलेगा, उस टेबल के ही क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए हैं, जिससे आपकी एनसीईआरटी साथ साथ में कवर्ड होती रहे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि अपन कुछ अलग पढ़ रहे हैं। GOC 2 के बाद, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप अपनी एनसीईआरटी को उठाइएगा, उसकी बात ही अलग होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता होगा यार। ठीक है, मतलब सब चीजें आपको आती होंगी, एनसीईआरटी से ज्यादा आपको पता होगा, ये मैं गारंटी देता हूं यार आपको। ठीक है, तो बस एकदम फोकस होकर ईमानदारी से पढ़ते जाना है, मन लगाकर, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये गारंटी बात है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा भाई। ठीक है, अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई कोई चांस नहीं है भाई। ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से जितनी मेहनत कर लोगे उतनी आपकी काम आने वाली है। नेक्स्ट यहां पर देखें, आपके पास कुछ एल्डिहाइड गिवन है। सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन है, तो यहां पर क्या होगा कि सर वाटर का लॉस होगा, ये वाटर का लॉस हुआ, और वाटर का लॉस होगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये CH3, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां N और H। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एमीन, IMINE, ये मीन है। अमोनिया के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड की और ये मीन बनेगा भाई। नेक्स्ट NH2CH3 के साथ रिएक्शन कराओगे, ये वाटर का लॉस दोबारा से होगा, और वाटर का लॉस होगा तो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ये CH3CH, यहां पर N और यहां पर आपका CH3। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसे बोलते हैं सिप्स बेस। ये सिप्स बेस है, SCHISS, सिप्स बेस कहा जाता है इसे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके AIPMT 2016 में आया हुआ है यार, 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपसे ये एक ऐसी रिएक्शन दी गई थी और आपसे पूछा था कि भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिप्स बेस उसका आंसर गया था। तो जो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं प्रोडक्ट के, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, चाहे नीट हो या JEE हो, उनमें बनने के चांसेस रहते हैं यार। आया भी हुआ है 2016 में, कोई ताजा आया हुआ है, कोई इतना ज्यादा पुराना नहीं है भाई। नेक्स्ट देखें, आपके पास NH2OH के साथ रिएक्शन है, यहां से आपका वाटर का लॉस होगा, और वाटर का लॉस होगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा कुछ इस तरह से CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां N और यहां पर OH। ये जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है, ऑक्साइन। नेक्स्ट देखें, CH3CHO NH2NH2, ये होता है NH2NH2 होता है हाइड्राजीन। ये क्या होता है, हाइड्राजीन। और यहां से आप वाटर का लॉस करवाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहां पर N और यहां पर NH2। ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है हाइड्राजोन। क्या नाम होता है, हाइड्राजोन। ये हाइड्राजोन प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, CH3CHO NH2NHPH, ये होता है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। इसे आप क्या बोलते हो, फिनाइल हाइड्राजीन। तो इससे प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या बोलोगे, फिनाइल हाइड्रोजोन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि सर यहां से वाटर का लॉस, और वाटर का लॉस होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से CH3CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां N, यहां NH और यहां पर आपका PH। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्रोजोन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो आपको गिवन है रिएजेंट उसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। इसे क्या बोलते हो आप, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अब सेमी कार्बाजाइड में देखें कि सर यहां से लॉस करें H2 का या यहां से लॉस करें। अब ये दिक्कत वाली बात है,
ठीक है। अब यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये वाले, वो इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाला जो नाइट्रोजन है उसके भी लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं बन रहा है, और कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और आप यहां पर देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, अभी अभी आपने देखा ये जो वाला नाइट्रोजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है आपके पास। तो यहां पर ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा डोनेट नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर हैं वो तो क्या है भाई, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, डीलोकलाइज है। और ये वाला जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज नहीं है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आसानी से डोनेट हो सकते हैं, ज्यादा डोनेट कर पाएगा। तो यहां से वाटर का लॉस होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, यहां पर आपकी गलती हो सकती है, इसे स्टार मार्क कर लेना। यहां पर आपकी गलती हो सकती है, तो याद रखें ये वाले H2 जाएंगे जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर, उसके हाइड्रोजन जाएंगे, और उसके जब हाइड्रोजन जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां N, यहां पर आपका NH, यहां पर C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आपका NH2। तो ये जो प्रोडक्ट बना है उसे आप बोलते हो सेमी कार्बाजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह का एक रिएजेंट गिवन है, इस रिएजेंट का नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसे शॉर्ट में 2,4-DNP भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसे ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या होगा कि आपका यहां से वाटर का लॉस होगा, और वाटर का जब लॉस होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे मैं नीचे बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जगह नहीं है यार, CH3, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां नाइट्रोजन, यहां पर NH, यह आपका फिनाइल, यह आपका NO2 और ये आपका NO2। ठीक है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। और ये आपका जो प्रोडक्ट बना है यार, ये येलो ऑरेंज सॉलिड होता है, ये ध्यान रखें, ये आपका येलो सॉलिड होता है, येलो ऑरेंज सॉलिड होता है आपका, ये येलो ऑरेंज सॉलिड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे यार। ये तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये जो मैंने नाम लिखे हैं प्रोडक्ट के वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डिट्टो छपे हुए हैं यहाँ, तो आपके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनके जो नाम है वो याद रखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हमारे पास कुछ कॉमन पॉइंट आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो बहुत काम के हैं भाई। जो भी अभी अपन ने डीएनपी टेस्ट पढ़ा है ये बहुत काम का है। जो डीएनपी टेस्ट होता है वो सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं भाई, ये ध्यान रखें। तो इस टेस्ट का आप यूज कर सकते हो सेपरेशन में, कि कार्बोनाइल कंपाउंड को आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनपी टेस्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे। डीएनपी टेस्ट का अपन यूज करेंगे जब अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पीओसी की जब बात करेंगे तब अपन डीएनपी टेस्ट का बात करेंगे। जब अपन को एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करना पड़ेगा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो अपन डीएनपी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट होता है, वो ये टेस्ट देंगे, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, कार्बोनाइल कंपाउंड गिव डीएनपी टेस्ट व्हाइल ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट गिव दिस टेस्ट भाई। दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज आपका डीएनपी टेस्ट नहीं देता है, ये ध्यान रखें, ग्लूकोज डज नॉट गिव डीएनपी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपसे जेई के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसे स्टार मार्क कर लें भाई, ठीक है। और ये भी आपके पीओसी में काम आने वाला है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनपी टेस्ट का यूज होगा जब आपको कार्बोनाइल कंपाउंड को सेपरेट करना होगा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आप डीएनपी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ग्लूकोज आपका डीएनपी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो अपन बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या लोचा होता है, बहुत जब अपन बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि वो डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये डीएनपी टेस्ट नहीं देता है यार। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज give same structure of Vosazone when treated with 3 moles of phenyl hydrazine, because in this reaction first two कार्बन्स आर इन्वॉल्व। ये ध्यान रखें, फर्स्ट टू कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से ये सेम प्रोडक्ट देते हैं ओसाजोन। कौन कौन?
डी ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, डी ग्लूकोज आपका डी फ्रक्टोज और डी मैनोज जब उन्हें ट्रीट किया जाता है 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, ये कई बार क्वेश्चन आया कि कितने मोल से, 3 मोल से जब ट्रीट करोगे फिनाइल हाइड्रोजीन से तो आपका सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि आपका ये है, ठीक है, चाहे आपका डी ग्लूकोज हो, डी मैनोज हो या डी फ्रक्टोज हो, इन दोनों के ये जो 2 कार्बन है वो कॉमन रहते हैं। ठीक है, अगर कॉमन है तो आपका प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा ओसाजोन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, यहां पे मिलेगा CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर N, यहां पर NH, यहां पर आपका PH, यहां पर आपका CH, यहां पर डबल बॉन्ड N, यहां पर आपका NH और यहां पर आपका PH और यहां पर आपका ये CHOH का होल थ्राइस और आपका या CH2OH। तो ये आपका ओसाजोन है, ये आपका ओसाजोन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये आपका ओसाजोन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहां पे ध्यान रखेंगे कि आपने जब 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन को रिएक्ट कराया है डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज के साथ तो आपका ओसाजोन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। और ओसाजोन ये रहता है, ये येलो सॉलिड होता है। क्या होता है? येलो सॉलिड होता है, ये ध्यान रखेंगे यार, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 2 पहले वाले जो कार्बन होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, तो सेम ओसाजोन आपको मिलता है, चाहे आपका डी ग्लूकोज हो, डी फ्रक्टोज हो या डी मैनोज हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके काम के हैं, कई बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको दिमाग में रखें यार। और यहां पर आकर हमारा जो NAR रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और NAR जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हमारी एडिशन रिएक्शन भी खत्म हो जाती है। इसके बाद अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर मूव करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या पढ़ना है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास NAR में 7 रिएक्शन आई है, कौन कौन सी? एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये अपने दिमाग में रखें और इनसे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन कराए उन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं NAR से रिलेटेड जो भी हैं इस रिएक्शन को देखकर यार। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।